हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अक्षत खुशी को अपनी बाहों में लिए हुए बिस्तर पर बैठा था और प्यार से उसके चेहरे को निहार रहा था। खुशी का ट्रीटमेंट हो चुका था, जहां खुशी और अक्षत अपनी मोहब्बत भरी नज़रों से बस एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी डॉक्टर ने अपना काम खत्म करते हुए कहा, देखिए, फिलहाल मैं ट्रीटमेंट कर दिया है, लेकिन कांच चुभने के कारण उनके पैरों में काफ़ी जख्म हो चुका है, जो कि सही बात नहीं है, क्योंकि उनके पुराने जख्म पहले भी ठीक से भरे नहीं थे। ऐसे में नए जख्म परेशानियों का कारण बन सकता है। इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अब आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए। फिलहाल मैं चलती हूँ। यह कुछ प्रिस्क्रिप्शन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, कहकर एंथोनी डॉक्टर का लगेज लेता है और कुछ पल बाद वह उन्हें छोड़कर वापस आया और अक्षत खुशी के सामने झुककर उन्हें ग्रीट करते हुए बोला, किंग क्वीन, यह फार्म हाउस पूरी तरह रेडी है। आप लोग जब चाहे यहाँ रह सकते हैं। हमारी सिक्योरिटी हर पल तैनात है। आगे हम आपके ऑर्डर का वेट करेंगे। इतना कहकर वह वहाँ से जाने को हुआ, जब अक्षत धीरे से खुशी से अलग होकर बोला, जान, मैं अभी आया। अब एंथोनी के साथ बाहर जाता है। उन दोनों के बीच कुछ बात हुई। इसके बाद एंथोनी वहाँ से चला गया। अक्षत वापस खुशी के पास आया, जहाँ खुशी बिस्तर पर लेटकर आंसू बहा रही थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, लेकिन अक्षत साफ समझ सकता था कि खुशी दुखी है। और अब अक्षत गहरी सांस लेकर बेड पर खुशी के पास आया और उसके पैरों को चूमने लगा। अक्षत की अचानक इस हरकत पर खुशी ने हड़बड़ाकर उसे देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि अक्षत घुटनों के बल बैठकर अपने कान पकड़ उसे माफ़ी मांग रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जान, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तुम्हारे हर दुख का कारण मैं हूं ना। मैं सचमुच अच्छा पति नहीं हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखूंगा, लेकिन मेरा वादा मैं पूरा नहीं कर सका। मैं लूजर साबित हो गया जान। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अक्षत के मुंह से निकले यह शब्द सुन खुशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, वह अक्षत से नाराज थी, पर अपने पति को घुटनों के बल इस तरह तड़फते हुए देख उसका दिल दर्द से भर गया और वह तुरंत एक झटके में उसके सीने से लग गई। खबरदार, अगर ऐसे बातें की तो अक्सू, आप सचमुच बहुत बदल गए हैं। आप मेरे वह खड़ूस अक्सू हो ही नहीं सकते, जो बात बात पर मेरे सामने जिद करते थे, जिनकी आंखों में मेरे लिए जुनून और पागलपन था। अगर होते तो आपको याद होता कि जिस तरह आप मुझे टूटकर चाहते हैं, मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, ठीक उसी तरह मैं भी आपको इस तरह नहीं देख सकती। आप मेरे डेविल खड़ूस ठरकी पति हैं, जो बात बात पर जिद करते थे और अगर उनके लिए तो पूरी ना हो जबरदस्ती करते थे, लेकिन मुझसे दूर जाने का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाते थे। देखिए, कान खोलकर सुन लीजिए, आप चाहे जो भी हैं वापस लौट जाइए और मुझे मेरा वही पुराना खड़ूस ठरकी जिद्दी दीवाना पति लौटा दीजिए। मुझे तो उनके साथ ही रहने की आदत है। इस तरह मेरे डेविल राक्षस पति किसी के भी सामने इस तरह रोते हुए अच्छे नहीं लगते, बल्कि रुलाते हुए। और इससे पहले खुशी अपने शब्दों को पूरा करती, अक्सर तुरंत उसके होठों पर अपनी उंगली रख अपनी आंखों में आंसू लिए बोला, तुम्हारे डेविल ठरकी राक्षस पति को रुलाने का दम बस तुम में है जान, क्योंकि जब जब तुम तकलीफ में होती हो तुम्हारी आंखों में आंसू होते हैं। इस डेविल का दिल तड़फ उठता है और आज जब तुम्हारी यह तकलीफ मेरी वजह से। और इससे पहले अक्सर कुछ कहता, खुशी एक झटके में उसके होठों पर अपने होठ रख देती है और उसे किस करना शुरू कर देती है। खुशी की अचानक इस हरकत पर अक्सर पूरी तरह हैरान हुआ कि तभी उसने महसूस किया खुशी उसके होठों को अपने होठों में लेकर तेजी से समूच कर रही थी और जल्दी जल्दी अपने हाथों से अक्षत की शर्ट के बटन खोलने लगी। यह महसूस होते ही अक्षत ने तुरंत खुशी को खुद से दूर किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जान, अभी तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ, फिर तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। इतना कहकर वह अपनी जगह से उठकर जाने को हुआ कि तभी खुशी ने घबराकर एक झटके में उसका हाथ पकड़ लिया। अक्षत ने पलटकर देखा तो खुशी की आंखों में एक बार फिर आंसू थे। जान कहते हैं और जान की सांसों के बारे में भी नहीं मालूम। जिस तरह आपकी हर खुशी, हर रिश्ता, हर एहसास मैं हूँ, उसी तरह मेरे हर दर्द का इलाज आप हैं अक्सू। मुझे दवाई की नहीं, अपने पति के प्यार की ज़रूरत है, वह प्यार जिसके लिए मैं पिछले 2 साल से तड़प रही हूँ। अगर दे सकते हैं तो मुझे मेरे हिस्से का प्यार दे दीजिए। लेकिन हाँ,
अब अगर आपका दिल मुझसे हटकर किसी और पर आ गया है या आपको यह लगता है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ तो मैं समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ एक माफिया होने के नाते अब तक आपसे यह बात नहीं छुपी होगी जो शायद मुझे आपको पहले ही बता देनी चाहिए थी। अक्सू, अब मैं आपके लायक नहीं रही। पिछले कुछ दिनों में एक आदमी जो खुद को डेविल कहता था वह मेरे और इससे पहले खुशी आगे कुछ कह दी। अक्षत का चेहरा गुस्से से डार्क हो गया। वह एक झटके में खुशी की कमर में हाथ डाल अपने करीब करता है और दूसरे हाथ से उसके बालों में उलझाकर उसे लगभग अपनी मुट्ठी में भर लेता है। आह की आवाज के साथ खुशी का चेहरा ऊपर उठ गया। खबरदार जान, तुम सिर्फ मेरी हो। इतना कहकर उसने खुशी के होठों को अपने होठों में भर लिया और तेजी से उसे किस करने लगा। और इससे पहले कि खुशी आगे कुछ कह दी कि तभी अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई जब अक्षत ने अचानक ही बिना वार्निंग दिए उसके होठों पर होठ रख दिए और उसे किस करना शुरू कर दिया, जिसके बाद खुशी अपनी ही जगह पर जम गई थी। खुशी भी कुछ नहीं कह पाती। अक्षत ने झटके से खुशी को खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और खुशी अक्षत की गोद में बैठ गई। अक्षत ने हाथ बढ़ाकर खुशी की साड़ी का आंचल उसके सीने से नीचे गिरा दिया और उसके ब्लाउज को कंधे से नीचे सरका दिया। उसके गाल, उसके गले और क्लीवेज पर किस करने लगा। अक्षत के हाथ खुशी की पीठ को सहला रहे थे। खुशी भी आंखें बंद कर आहें भरते हुए अपने हाथों से अक्षत के बालों को सहलाने लगी। उसके सीने में सुकून उतर आया। अक्षत के करीब आकर उसे अपना बेचैन दिल को करार आया था, तो वहीं अक्षत उसके गले को और क्लीवेज पर लगातार किस करते हुए हल्के हल्के बाइट कर रहा था, जिससे खुशी की सिसकियां निकल रही थी। खुशी की सिसकियां तेज होने लगी थी। धीरे धीरे वह सब कुछ भूलने लगी और अक्षत में खोने लगी। अक्षत खुशी के क्लीवेज पर किस करते हुए धीरे से नीचे आया। अक्षत के अंदर एक तड़फ और बेचैनी थी जो वह अपनी किस के जरिए खुशी को महसूस करा रहा था। आखिर वह भी तो कितना तड़फा था अपनी जान के लिए। इतने लंबे वक्त बाद खुशी को अपनी बाहों में समेटकर वह तो खुशी के मारे लगभग पागल ही हो रहा था। उसका बस नहीं किया कि वह खुशी को किस हद तक प्यार करे। बस फिर क्या, वह बेजानी और शिद्दत में पागल होते हुए झटके से खुशी को बेड पर पटक देता है और अगले ही पल जल्दी जल्दी अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। खुशी अचानक अक्षत की बेचैनी देख एक पल के लिए नर्वस हुई और शर्माकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, तो अक्षत तुरंत उसके पैरों पर किस करने लगा। जान, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, हर रूप में, हर जन्म में, हर तरीके से सिर्फ मेरी हो। खुशी कुछ समझ नहीं पाई वह अक्षत को क्या कहे और कैसे कहे, लेकिन उसने अक्षत के बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए उसका साथ देना शुरू कर दिया। कुछ देर खुशी के पैरों पर किस करते हुए अक्षत एक बार फिर अचानक खुशी को पीछे की तरफ पलट दिया और उसकी पीठ पर बेतहासा किस करने लगा। अक्षत का एक एक टच बहुत ही सडोस तरीके से उसके बदन पर चल रहा था। अक्षु, प्लीज आराम से, खुशी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अक्षत यूं ही उसकी पीठ पर बेतहासा किस करते हुए अपनी मदहोश आवाज में बोला, जान प्लीज कुछ कहो ना, तुम मेरी हो ना। जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। कहकर उसने झटके से खुशी को वापस अपनी तरफ घुमाया और अपने हाथों से उसकी पीठ को सहलाते हुए उसके कॉलर बोन पर किस करने लगा। अक्षु, मैं सिर्फ आपकी। हाँ, आई नो जान। देखते ही देखते न जाने कितना ही वक्त गुजर गया। अक्षत ने खुशी को आज दोबारा हासिल किया था। वह उस पर टूटकर अपना प्यार बरसा रहा था। कमरे में सिसकियां और आहें गूंजती चली गई। देखते ही देखते वह दोनों कब थक कर एक दूसरे की बाहों में सिमट गए, उन्हें पता ही नहीं चला। अगली सुबह पर्दे से छनकर बालकनी से आ रही धूप खुशी और अक्षत के चेहरे पर पड़ी। खुशी, जो कि अक्षत के मोहब्बत को रात भर झेलते हुए अभी कुछ देर पहले ही गहरी नींद में सोई थी, अक्षत के सीने में चिपकर नन्हे और मासूम से खरगोश के बच्चे की तरह लग रही थी। तो वहीं अक्षत, जो कि खुशी को जी भरकर प्यार करने के बाद बस अपनी मोहब्बत भरी नजरों से एकटक उसके चेहरे को निहार रहा था, जैसे मानो सदियों की प्यासी आंखें अपना समुद्र अपनी आंखों को गहराई में बसा रहा हो। यह वही तो चेहरा था जिसने इन 2 सालों में उसे सब कुछ भूलकर भी कुछ भूलने ना दिया था। भले ही दिमाग में यादें मिट गई थी, पर दिल से अपनी जान का एहसास कभी दूर नहीं हो पाया था। अक्षत की हर धड़कन, हर सांस, हर एक पल में बस उसकी जान ही थी। खुशी और अक्षत की अनोखी और पवित्र मोहब्बत ने यह साबित किया था कि चाहे जिंदगी का कोई भी मोड़ हो या कोई भी मुश्किल परीक्षा, उन दोनों का प्यार हर चीज से टकराकर एक दूसरे को हासिल कर ही लेता है। अक्षत जिंदल चाहे सब कुछ भूलकर दुनिया से जुदा होकर डेविल के रूप में हो, या दुनिया की
चकाचौंध से घिरा हुआ ब्लैक डेविल, द माफिया किंग, जिसके पास लोगों की कमी ना हो, जिस तक पहुंचना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल था। लेकिन यह मुश्किल रास्ता सिर्फ लोगों के लिए था, अक्षत की मोहब्बत के लिए नहीं, क्योंकि दिल से दिल का यह रिश्ता तो अक्षत ने अपनी किस्मत और खून में शामिल कर रखा था। सिचुएशन चाहे जो भी हो, उन दोनों का अलग करना इम्पॉसिबल था, और यह बात आज साबित हो चुकी थी। अक्षत, जो कि शर्टलेस ब्लैंकेट के अंदर खुशी के साथ लेटा हुआ था, ब्लैंकेट के अलावा दोनों के बदन पर कपड़े का नामो निशान नहीं था। वह बड़े प्यार से खुशी के चेहरे को निहारते हुए उसके गालों को सहलाते हुए मुस्कुरा रहा था कि तभी धूप के कारण खुशी की आंखें कुछ बेचैन हुई, जिसे महसूस करते ही अक्षत ने तुरंत अपना हाथ सूरज की धूप और उसके चेहरे के बीच में ले लिया और सूरज को घूरते हुए दांत पीस कर कहा, हाउ डे यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी जान के माथे पर शिकन लेकर आओ। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अक्षत गुस्से से अपनी जगह से उठा और बिना किसी कपड़े और शर्म के तेजी से तेज कदमों के साथ विंडो की तरफ गया और साइड कर्टन लगाते हुए गुस्से से अपनी रुबाबदार आवाज में बोला, अब तक जिस किसी का भी दिल किया उसने मेरी जान को तकलीफ देने की गुस्ताखी की, चाहे वह सूरज की यह किरणें हों या मेरे दुश्मन। अब तक मेरी जान ने हर मुश्किल अकेले बर्दाश्त की, हर तकलीफ से लड़ाई, क्योंकि मैं यहाँ नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं लौट आया हूँ। कान खोलकर सुन लो तुम सब, मैं लौट आया हूँ। अब तक जो हुआ वह आगे नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक डेविल वापस आ चुका है। माना कि मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन अपने दुश्मनों को ख़त्म करने की ताकत और पागलपन मुझ में आज भी वही है। और मेरी ज़िंदगी का हर वह इंसान, हर वह चीज़ मेरी दुश्मन है, जिसने मेरी जान को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से तकलीफ़ दी है, चाहे वह कोई भी हो। कोई भी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हर किसी का हिसाब होगा, और ज़रूर होगा, चाहे वह मेरे दुश्मन हो या खुद मैं। अब होगा ब्लैक डेविल का इंसाफ। जस्ट वेट एंड वॉच। दुश्मनों, तुम लोगों को जहाँ छुपना है छुप जाओ। मैं भी देखता हूँ दुनिया का वह कौन सा कोना है जो तुम लोगों को मुझसे बचा सकता है। इतना कहकर अक्षत अंदर ही अंदर गुस्से से दहक रहा था। उसकी नीली आंखें गुस्से से डार्क रेड कलर की हो रही थी। हाथों की मुठ्ठियाँ कची हुई थी, जबड़े में खिंचाव था और बॉडी की मसल्स उभर कर बाहर तक आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नसें फटकर बाहर आ जाएंगी। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर इतनी जोर से बंद किया हुआ था कि उसके ही नाखून उसकी हथेली में चुभकर कब से घायल कर रहे थे, उसे पता ही नहीं चला। तभी खुशी, जो कि गहरी नींद में सोई हुई थी, अक्षत की डरावनी और खौफनाक आवाज़ सुन कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है और अधखुली आंखों से अपनी नज़र इधर उधर कर अक्षत को ढूंढने लगी। अक्सू, आप वहाँ किससे बातें कर रहे हैं? कहते हुए जैसे ही उठकर बैठने को हुई, एक तेज दर्द की लहर उसके बदन में दौड़ गई, खास तौर से उसके लोअर पार्ट में, जिसके कारण खुशी की आंखें कुछ सेकंड के लिए नम हो गई। आज उसे अपनी बॉडी में फर्स्ट नाइट की तरह ही पेन हो रहा था, या शायद उससे भी ज़्यादा, क्योंकि पूरे 2 साल बाद वह और अक्षत एक बार फिर करीब आए थे, जिसके कारण एक्साइटमेंट में अक्षत कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड था। लेकिन अचानक ही खुशी के दर्द भरी सिसक की आवाज़ सुनते ही अक्षत, जो कि बालकनी की विंडो की तरफ खड़ा था, झटके से पलटकर खुशी की तरफ देखता है। जान, कहते हुए वह खुशी की तरफ दौड़ा कि तभी खुशी का ध्यान अक्षत पर गया और उसे पूरी तरह से नेक्ड देखकर उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। वह तुरंत ही अपनी नज़र इधर उधर करते हुए शर्माकर बोली, छी अक्सू, बेशरम कहीं के, या आपने क्या हाल बना रखा है? कपड़े कहाँ हैं आपके? इस तरह बिना कपड़ों के घूमते हुए आपको शर्म नहीं आती? खुशी तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर सीने तक अपने ब्लैंकेट को कवर करने लगी। जब उसकी बात सुन अक्षत की आंखें छोटी हो गई और वह तुरंत उसके पास आकर चेहरे के करीब झुकते हुए बोला, वट, क्या कहा तुमने जान? जरा फिर से कहो। शर्म, और मुझे, वह भी तुम्हारे सामने? अक्षत के होठों के किनारे मुड़ गए और वह धीरे से खुशी के चिन के नीचे उंगली रख उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला, लगता है जान कि तुम भूल गई कि थोड़ी देर पहले तुम किस तरह मेरी बाहों में आहें भर रही थी। लगता है तुम्हारी याददाश्त बहुत कमज़ोर है जान। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर से याद दिला देता हूँ, कहकर अक्षत ने एक झटके में उसके बदन से ब्लैंकेट छीनकर फ्लोर पर फेंक दिया और अपने निचले होठों को दांतों से काटते हुए खुशी के करीब आने लगा। अब मैं फिर से तुम्हारी सारी शर्म मिटा दूंगा जान, कहकर उसके होठों पर डेविल स्माइल थी। यह सब इतना जल्दी हुआ कि खुशी को कुछ भी रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। खुशी, जो कि बेचारी अक्षत के चिढ़ाने से पहले ही लगभग शौक में जा चुकी थी, अचानक अपना ब्लैंकेट
छिन जाने के कारण वह अक्षत के सामने बेपर्दा बैठी थी और अब तो वह शर्म के मारे जमीन में गड़ी जा रही थी। उसने तुरंत हड़बड़ाकर खुद को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, अक्षु प्लीज इस तरह की बातें मत कीजिए ना, आप बहुत बेशरम हैं। हटिए, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मुझे मेरा ब्लैंकेट दीजिए और खबरदार मेरे पास आने की कोशिश की। वैसे ही आपकी वाइल्ड हरकतों के कारण मेरा बदन, आप बहुत वो हैं। कहकर खुशी ने गाल फुला लिए और उसकी बात को सुनकर अक्षत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह तो मैं हूँ जान, और यह बात मुझसे बेहतर और कौन जानता है कि तुम्हें मेरा वो होना ही ज़्यादा पसंद है। कहकर अक्षत ने उसके अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसके गालों पर किस करते हुए मैग्नेटिक वॉइस में कहा, और रही बात तुम्हारे शर्म की, तो जान तुम्हें यह याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि यह वही बाहें हैं जिसमें तुम पहले भी पिघल जाया करती थी। हमने ना जाने कितनी ही रातें और कितने ही घंटे एक दूसरे की बाहों में मोहब्बत के साथ बिताए हैं, और इसकी सबसे बड़ी निशानी अभी जिंदल विला में खेल कूद रहा होगा। वैसे जान एक बात पूछूं? अक्षत की बातें खुशी उसके सीने में लिपटे हुए धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। वह अपना चेहरा उठाकर अक्षत की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाई क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी। तो वहीं अक्षत उसे अपने दोनों हाथों से संभालकर अपनी गोद में बैठाते हुए, वैसे वह जो मेरी प्रॉपर्टी का बिन बुलाया हिस्सेदार आया है और जो मेरे इन स्वीटेस्ट पर अपना हक अपने बाप की प्रॉपर्टी समझकर जमा रहा है, उसने अब तक मेरी इस प्रॉपर्टी का कितना फ़ायदा उठाया है। कहते हुए अक्षत की आवाज़ में थोड़ा गुस्सा और जलन थी जिसे खुशी समझ नहीं पाई। वह कन्फ्यूजन से अक्षत की तरफ देखने लगी। मतलब अक्षु, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? गंदे आदमी, छोड़िए मुझे। सबसे पहली बात, वह शैतान का बच्चा नहीं है बल्कि आपका बच्चा है, इसीलिए शैतानों की तरह दिखता है क्योंकि डीएनए तो असर करेगा ही ना। और दूसरी बात, वह अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ नहीं रहा बल्कि उसके बाप की ही प्रॉपर्टी है जो कि अब उसके नाम हो चुकी है। मेरा प्यारा बच्चा या उसका ही बेबी फूड है। बस किसी शैतान राक्षस ने जबरदस्ती उससे उसका हक छीनने की कोशिश कर दी है। खबरदार जो आपने मेरे बच्चे को कुछ कहा, समझे? कहकर खुशी रोने जैसा चेहरा बना लेती है और उसकी बात सुनकर अक्षत अपना सर झटकते हुए दिल ही दिल में खुद से बोला, इससे बहस करना बेकार है वरना फिर से मुंह फाड़ फाड़ कर रोने लगेगी। अक्षत जिंदल, चुपचाप रहने में ही तेरी भलाई है। फिलहाल मौका मिला है, अपनी जान को जितना प्यार कर सकता है कर ले, क्योंकि वापस जाने के बाद दुश्मनों की टोली एक बार फिर से रेडी हो जाएगी मेरी जान को मुझे अलग करने के लिए, जो मैं हरगिज होने नहीं दूंगा। इस रात के बाद अपनी जान को मुझे कैसे प्यार करना है, किस किस पोजीशन में करना है और कहाँ कहाँ करना है, इसका रास्ता तो मैं खुद निकाल लूँगा, लेकिन फिलहाल इतना खूबसूरत मौका हाथ से जाने मत दे। इतना सोचकर अक्षत की लष्ट भरी नज़र एक बार फिर खुशी के सीने पर आ गई। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे सड़क पर? कहकर अक्षत उसे अपनी बाहों में उठाते हुए बाथरूम में ले गया। अक्षु, अच्छे से याद है मुझे वह दिन, भला मैं वह कैसे भूल सकती हूँ। पहली ही मुलाकात में आपने मुझसे कितनी लड़ाई और बदतमीजी की थी। एक नंबर के घमंडी थे आप, और ऊपर से मुझे ज़बरदस्ती किस भी किया। मुझे तो पहले ही दिन पता चल गया था आप एक नंबर के ठरकी और बदमाश हैं। इतना कहकर खुशी अक्षत के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद कर मुस्कुरा रही थी। इसमें मेरी गलती नहीं है जान, तुम्हारे पास आते ही मैं ऑटोमेटिक ठरकी बन जाता हूँ और इसे शांत करने की जिम्मेदारी भी तो तुम्हारी है ना। इतना कहकर वह अपने ख्यालों में खो गया। जब वह डेविल के रूप में पहली बार खुशी के सामने आया था, हमेशा की तरह वह अपने नेचर के मुताबिक खुशी को देखते ही उसके पीछे लट्टू हो गया था। खुशी की पतली कमर जो उसे पागल कर रही थी, जिसे देखते ही उसका दिल करता कि वह उसे अपनी बाहों में थाम ले। एक वह दिन था और एक आज का दिन है जब इस पतली कमर और इस परफेक्ट बॉडी पर उसका अधिकार है, और आज से नहीं बल्कि हमेशा से था। इन बातों को याद कर अक्षत का दिल खुशी से झूम रहा था। न जाने डेविल के रूप में उसने किस हद तक खुशी को हासिल करने की चाहत की थी, यहाँ तक कि उसने यह डिसाइड कर लिया था कि वह खुशी को अपने पास कैद कर लेगा, और इसके लिए अगर उसे उसके रियल पति अक्षत जिंदल को ख़त्म भी करना पड़े तो वह कर देगा। पर किस्मत में ऐसा खेल खेला कि उसकी सच्चाई उसके सामने ही आ गई। अक्षत जिंदल हो या डेविल, आज सचमुच खुशी को पाकर वह बहुत खुश था। आखिर उसे उसकी ज़िंदगी की वह लड़की मिली थी जिसके लिए उसका दिल बेचैन भी होता था और सुकून भी पाता था। देखते ही देखते कुछ देर बाद अक्षत खुशी को अपनी बाहों में बाथरोब में लपेट बाथरूम से बाहर निकला
तो खुशी उसके सीने से लिपटी हुई गहरी गहरी सांस ले रही थी, क्योंकि अक्षत ने उसे फिर से बहुत परेशान किया था। लेकिन दोनों के चेहरे पर एक दूसरे को वापस हासिल करने का सुकून भी था। अब अक्षत ने खुशी को धीरे से सोफे पर बैठाया और हेयर ड्रायर से उसके बाल सुखाने लगा। दोनों के बदन पर इस वक्त टॉवल लिपटा हुआ था कि तभी खुशी को अपने बच्चे की याद आई और उसने धीरे से अक्षत की तरफ देखते हुए कहा, अक्षु वह मैं। कहकर वह खामोश हो गई। उसे समझ नहीं आया वह अक्षत से इस बारे में कैसे बात करे। अगर अक्षत उस पर गुस्सा हो गया और कहीं सचमुच उसे छोड़कर चला गया तो यह डर ही खुशी की सांसें रोकने के लिए काफ़ी था। खुशी अब किसी भी कीमत पर अक्षत को खोना नहीं चाहती थी। हाँ, यह सच था, वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि दुनिया की हर माँ अपने बच्चे को अपनी जान से ज़्यादा चाहती है। पर क्या हो अगर माँ जिंदा ही ना रहे। अक्षत खुशी के लिए उसकी जान था। खुशी की आंखों में नमी आ गई, जिसे उसने तुरंत ही छुपाने की कोशिश की, लेकिन अक्षत ने उसके आंसू नोटिस कर लिए थे। तुमने कुछ कहा जान? अक्षत की वॉइस थोड़ी सॉफ्ट थी जब खुशी बात को घुमाते हुए बोली, हाँ वह मैं कह रही थी कि मुझे भूख लगी है। अक्षत जानता था खुशी झूठ बोल रही है और इस बात को समझने के बाद वह गहरी सांस लेते हुए खुशी के होठों पर किस कर बोला, तो ठीक है, चलो हम बाहर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर घर चलेंगे, ओके। और यह सुनते ही खुशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह कन्फ्यूजन से अक्षत की तरफ देख रही थी। तो अक्षत उसे अपनी बाहों में उठाकर क्लोजेट रूम में जाते हुए बोला, ऐसे मत देखो जान, प्यार हो जाएगा। तो खुशी मुस्कुराकर उसके सीने से लिपटते हुए, हो चुका है, हर पल होता है और हर दिन बढ़ता है। यह सुनकर अक्षत के होठों पर मुस्कान आ गई। थोड़ी ही देर में वह और खुशी पूरी तरह रेडी हो चुके थे। अक्षत ने बड़े प्यार से उसके पैरों की बैंडेज चेंज की, उसे एक कंफर्टेबल प्लाजो सूट पहनाया और अपने बदन पर एक वाइट टी शर्ट, ब्लैक ब्लेजर और ब्लैक ट्राउजर पहनकर रेडी हो चुका था। हमेशा की तरह जेल से सेट किए हुए बाल, पैरों में चमचमाते हुए शूज और हाथों में एक्सपेंसिव वॉच, वह हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहा था। खुशी के खूबसूरत लंबे बालों को अपने हाथों से संवार कर वह अपने हाथों से उसकी मांग में सिंदूर भरता है। माथे पर सितारे की तरह चमकती हुई बिंदी और होठों पर उसकी फेवरेट रेड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिपस्टिक। अक्षत ने खुशी को अपने हाथों से रेडी किया था और खुशी बस प्यार से उसे देख रही थी। कुछ देर बाद वह खुशी के पीछे खड़े होकर सामने लगे हुए आईने में उसका रिफ्लेक्शन देखते हुए बोला, कैसा लग रहा है? खुशी ने जब आईने में अपना रिफ्लेक्शन देखा तो हैरान होते हुए बोली, अरे वाह अक्षु, आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो सचमुच मुझे पूरी तरह से रेडी कर दिया। नहीं जान, पूरी तरह से नहीं, अभी भी कमी है। कमी? कहाँ? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। खुशी आईने में खुद को ठीक से देखने लगी। जब अक्षत मुस्कुराते हुए धीरे से उसके आगे आकर उसके कान के पीछे किस करते हुए बोला, मेरी मोहब्बत का काला टीका, तुम भूल गई? इसके बिना अगर तुम्हें नज़र लग जाएगी तो मेरा क्या होगा? इतना कहकर वह धीरे से खुशी से अलग हुआ और प्यार से उसके होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, अब परफेक्ट है। यह सुन खुशी के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसे याद आया कि वह जब भी अक्षत के सामने रेडी होती थी तो अक्षत इसी तरह उसके कानों के पीछे किस करता था, क्योंकि यह उसकी मोहब्बत का काला टीका था जो उसकी जान को नज़र लगने से बचाता था। साल गुजर गए, दूरियां आई, पर अक्षत की मोहब्बत कम ना हुई। अब अक्षत खुशी को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, तो चलें? खुशी धीरे से हाँ में सिर हिलाती है और उसके गले में अपनी बाहें लपेट देती है। कुछ ही देर में वह दोनों गाड़ी में बैठकर एक रेस्टोरेंट के लिए निकल गए। हालांकि एंथोनी ने इस फार्म हाउस में अक्षत और खुशी के लंबे वक्त तक रहने का अरेंजमेंट किया था, लेकिन फिर भी अपने बच्चे से दूर रहकर खुशी के दिल की बेचैनी को समझकर, ना चाहते हुए भी अक्षत को सिर्फ उसकी खुशी के लिए घर वापस आने का फैसला लेना पड़ा। थोड़ी ही देर में वह दोनों रेस्टोरेंट से ब्रेकफास्ट कर दोपहर लगभग 3 बजे तक घर वापस आए, जहाँ रुद्र ने निकिता को यह कहकर शांत करवा रखा था कि खुशी और अक्षत यानी कि डेविल किसी इम्पोर्टेंट बिजनेस डील के लिए शहर से बाहर गए हैं और उन्हें आने में वक्त लगेगा। डेविल भी खुशी के साथ गया है। यह जानकर ही निकिता को खुशी के लिए चिंता हो रही थी, लेकिन जब रुद्र ने उसे यह बताया कि एंथोनी और राजीव भी उन लोगों के साथ गए हैं, तब जाकर निकिता की जान में जान आई थी। हालांकि राजीव को गोली लगी है, इस बारे में किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। न जाने क्या सोचकर रुद्र, एंथोनी और उसकी टीम ने यह बात बाहर आने नहीं दी। अगले दिन सोना और बाकी फैमिली वालों को राजीव को गोली लगी है इस बारे में पता चला,
सोना तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। और हो भी क्यों ना, वह अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। आखिर उसके अलावा उसका था ही कौन इस दुनिया में। राजीव ने उन लोगों को बताया क्यों उसे यह गोली एक माफिया डील को हैंडल करने में लगी, क्योंकि अचानक ही वहाँ अटैक हो गया था और क्योंकि रुद्र की टीम ने सड़क पर हुई घटना की वीडियो और फोटोज को हर जगह से डिलीट करवा दिया था। किसी को उन पर शक नहीं हुआ। घर वापस आकर खुशी अपने बच्चे से मिलकर बहुत खुश थी, तो वहीं अक्षत भी खुशी को कहीं और बिजी देखकर कुछ पल के लिए रिलैक्स हुआ। दरअसल घर वापस आने की उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि खुशी का ध्यान कुछ देर के लिए अक्षत से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, जो कि उसके बेटे अंश के अलावा कोई और नहीं कर सकता था। और अब खुशी को अंश के साथ वक्त गुजारते हुए देख अक्षत ने दिल ही दिल में अपने आप से कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं वह करूं जो करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपनी जान और फैमिली को सिक्योर रखना और दुश्मनों का खात्मा करना। जब तक मैं यह सब सॉर्ट आउट नहीं कर लेता, बेहतर है कि जान का ध्यान कहीं और बटा रहे। एटलीस्ट यह बच्चा कुछ तो ढंग का काम करे। अक्षत ने इतना कहा ही था कि तभी खुशी, जो कि बालकनी में व्हील चेयर पर बैठे हुए अपनी गोद में लिए हुए अंश को खिला रही थी, उसे दूध पिला रही थी, उसका ध्यान अक्षत की तरफ गया और उसका चेहरा थोड़ा मायूस हो गया। वह एक पल अक्षत को तो दूसरे पल अपनी गोद में मासूम बच्चे अंश को देख रही थी और दिल ही दिल में खुद से बोली, काश अक्षु आप भी हमारे बच्चे को। और इससे पहले वह कुछ कहती कि तभी न जाने क्या सोचकर अक्षत, जो कि कमरे में सोफे पर बैठा हुआ लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, लेकिन खुशी के दिल की बात उसकी आंखों से अनजान नहीं थी, वह धीरे से अपनी जगह से उठकर बालकनी में उन दोनों के पास आया और घुटनों के बल खुशी के सामने बैठ उसकी गोद में अंश को देखते हुए बोला, सुनो लिटिल बॉय, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, वह भी मैन टू मैन। तो अपनी मोम से बोलो कि वह थोड़ी देर के लिए बाहर जाए। अक्षत की बातें कुछ ऐसी थी जिसे सुनकर खुशी की कानों से धुआं निकल रहा था। वह अपनी आंखें फाड़कर अक्षत के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रही थी, जो कि फिलहाल किसी बिजनेसमैन की तरह थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बच्चे से नहीं बल्कि अपने सामने बैठे किसी बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा हो। तो वहीं उसकी बात को सुनकर छोटा सा अंश, जो कि अपनी माँ की साड़ी के आंचल में अपना मुंह छुपाए दूध पी रहा था और उसके गले में पहने हुए मंगलसूत्र से खेल रहा था, धीरे से दूध में भीगा हुआ अपना मुंह बाहर निकाल अपनी नीली आंखों से अपने सामने बैठे नीली आंखों वाले राक्षस को घूर रहा था। दोनों ही बाप बेटे एक दूसरे को अजीब सा लुक दे रहे थे कि तभी खुशी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए अक्षत से बोली, अक्षु यह आप कैसी बातें। और इससे पहले वह आगे कुछ कहती, अक्षत ने अपना हाथ दिखाकर उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। जान, तुम चाहती हो ना कि मैं इस बच्चे के करीब आऊं और उसके साथ अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूं, तो मुझे मेरा तरीका इस्तेमाल करने दो। जरा मैं भी तो देखूं कि यह छोटा पैकेट ब्लैक डेविल से बात करने लायक है भी या नहीं। और तुम इस बीच में ना आओ तो बेहतर होगा जान, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम हम दोनों के बीच फंस जाओ और दिन भर मुंह फुलाकर मेरे सामने बैठी रहो। मुझे इस बच्चे से बात करनी है अभी। तुम बाहर जाओ। ए बच्चे, चल माँ के आंचल से बाहर निकल। और अक्षत की अजीबोगरीब बात सुनकर खुशी का मुंह खुला का खुला रह गया। वह अपनी आंखें फाड़े अपनी गोद में छोटे से बच्चे को देखते हुए बोली, क्या मैन टू मैन टॉक? अक्षु, आपका दिमाग खराब हो गया है। अरे यह बच्चा है, सिर्फ 1.25 साल का, बेचारा अभी ठीक से बोल भी नहीं पाता और आप सो व्हाट? इसे मेरी जान पर मेरे बराबर हक चाहिए, तो इसे जिम्मेदारी भी बराबर ही लेनी होगी। और तुम्हें इस पर बड़ी दया आ रही है जान। तुम भूल गई तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने कितने पापड़ पेले। तो तुम्हें क्या लगता है यह बच्चा है तो सब कुछ इतनी आसानी से उड़ा ले जाएगा? कभी नहीं। अगर हिस्सा बराबर चाहिए तो इसे जिम्मेदारी भी बराबर लेनी होगी। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? मैं कुछ समझी नहीं। आप इस बारे में बात कर रहे हैं? तुम ना समझो तो बेहतर है जान। फिलहाल तुम बाहर जाओगी या नहीं? कहते हुए अक्षत की नीली आंखें उस छोटे से बच्चे पर ही टिकी हुई थी कि तभी उसकी बात सुन वह छोटा सा बच्चा अंश, न जाने उसे क्या समझ में आया, वह खुशी का आंचल छोड़ अपने दोनों नन्हे हाथ फैलाकर अक्षत की तरफ कर देता है। और उसकी इस हरकत पर जहाँ एक तरफ खुशी हैरान थी, तो वहीं अक्षत के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। स्मार्ट बॉय। अब अक्षत अंश को खुशी की बाहों से ले लेता है और अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाने लगा। जब खुशी तुरंत
हड़बड़ाते हुए। अक्सू, यह आप अंश को कहाँ? खुशी की आवाज़ में घबराहट थी, जिसे महसूस कर अक्षत के चलते हुए कदम रुक गए और उसने धीरे से पलटकर खुशी की तरफ देखा। कोल्ड वॉइस में कहा, घबराओ मत जान, जल्लाद नहीं हूँ। जैसे लेकर जा रहा हूँ वापस लाकर दे दूंगा। वैसे मैं देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों में मुझसे ज़्यादा इसके लिए फिक्र है। यह सही नहीं है जान, तुम कभी नहीं सुधरोगी। यू डोंट लव मी। अब अक्षत मुंह बनाकर अंश को घूरते हुए वहां से चला गया। तो वहीं अक्षत की आवाज़ में एक बार फिर जलन और गुस्सा महसूस कर खुशी बेचारी का मुंह बन गया। वह अपना माथा पीटते हुए खुद से बोली, ओहो, मैं अपने इस ठरकी पागल पति का क्या करूं? एक छोटे से बच्चे से कौन जलता है भला? और एक तो पता नहीं इन्हें पागलपन के कौन से दौरे पड़े हैं। अरे भला वह मेरे 1.25 साल के मासूम दूध मुँहे बच्चे से क्या ही बात करने गए होंगे। यह अक्सू भी ना सचमुच दुनिया का इकलौता अनोखा पीस है। हे भगवान, क्या सोचकर यह आदमी डिजाइन किया था आपने? खुशी बेचारी का रोने जैसा मुंह हो गया था। तो वहीं दूसरी तरफ अक्षत अंश को अपनी गोद में लिए हुए गार्डन में आया और उसे एक बड़े से टेबल पर बैठाकर उसके ठीक सामने किसी राजा की तरह पैर के ऊपर पैर रख उसे कोल्ड लुक देते हुए बोला, हाँ तो अंश, अंश अक्षत जिंदल, यही नाम है ना तुम्हारा? हाँ तो अंश अक्षत जिंदल, यही नाम है ना तुम्हारा? यह बात जानकर तुम्हें खुद पर घमंड होना चाहिए कि मेरी जान मेरे अलावा भी किसी और से प्यार करती है, और यह बात जानने के बावजूद मैं उस इंसान को ख़त्म नहीं कर सकता। तुम्हें अच्छे से मालूम होगा कि मैं अपनी जान को कभी किसी के साथ नहीं बांट सकता, चाहे वह कोई भी हो। लेकिन मजबूरी में मुझे उसे तुम्हारे साथ बांटना पड़ रहा है। लेकिन इसका मतलब यह मत समझना छोटे बच्चे कि तुम जीत गए। याद रखना, आज भी जान की फर्स्ट और लास्ट प्रायोरिटी मैं ही हूँ, तुम सिर्फ सब्स्टिट्यूट हो। इसीलिए खुद को ज़्यादा स्पेशल समझने की कोशिश मत करना, समझे? खैर वह तो बाद की बात है, तुम्हें तो मैं तुम्हारी जगह जल्दी ही दिखा दूंगा। लेकिन फ़िलहाल मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट डिस्कस करनी है। बी ए मैन, अंडरस्टैंड? अक्षत की बात को सुन वह छोटा मासूम बच्चा अंश, जो कि उसके ठीक सामने टेबल पर बैठा हुआ था, मुंह बनाकर अक्षत को अपनी नीली आंखों से घूरने लगा। और तभी वह अपने क्यूट से बच्चों वाली भाषा में आ बा 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 करके न जाने क्या ही कहने लगा। वह धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसे टेबल पर रखे हुए कुछ डेकोरेटिव फ्लावर्स को अक्षत के ऊपर फेंक कर उसे मारने लगा, मानो उसे धमकी दे रहा हो कि राक्षस कहीं के, अपनी नीली आंखों से मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं आपसे डरता नहीं हूँ, और मेरी माँ से मुझे दूर करने का आपका ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। अंश के चेहरे के रिएक्शन देख अक्षत मुंह बनाते हुए अपनी नीली आंखों से उसे घूरते हुए अपनी उंगली पॉइंट आउट करके बोला, अपनी यह धमकी और एटीट्यूड अपने पास रखो बच्चे। भूलो मत मैं तुम्हारा बाप हूँ, और बेटे का एटीट्यूड कभी भी बाप के एटीट्यूड का मुकाबला नहीं कर सकता, समझे? और रही बात तुम मुझसे डरते हो या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे तुम्हें एक जिम्मेदारी देनी है। आई होप तुम यह जिम्मेदारी ज़रूर लोगे, क्योंकि यह जिम्मेदारी मेरी जान से जुड़ी हुई है। तुम्हें बहुत शौक है ना मेरी जान से चिपकने का, उस पर अपना हक जताने का। तो ध्यान से सुनो, मेरी जान फूलों से भी ज़्यादा नाजुक है, और मैं उस पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरी जान को हासिल करना इतना आसान नहीं है। सोचो, जब मैं तुम्हारा बाप होकर उसे हासिल करने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए हर पल मेहनत करता हूँ, तो तुम्हें भी अब अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। और तुम ना ना नहीं कह सकते, वरना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा, समझे? और अक्षत की धमकी सुनते ही अंश गुस्से से मुंह बनाकर बालकनी में खड़ी खुशी की तरफ अपनी नज़र उठाकर अपनी मीठी सी आवाज़ में बोला, मम्मा मम्मा। अंश का एटीट्यूड देख अक्षत अपनी आंखें छोटी कर एक नज़र बालकनी की तरफ देखता है, जहां खुशी अपने चेहरे पर परेशानी लिए दूर से ही उन दोनों बाप बेटे को देख रही थी। जो देख अक्षत मुंह बनाते हुए अंश के शर्ट के कॉलर को पकड़ खींचकर अपने करीब करते हुए बोला, ए बच्चे, ज़्यादा तेज बनने की ज़रूरत नहीं है। यह माँ की धमकी किसी और को देना। खबरदार, जो हम दोनों के मसले में मेरी जान को लेकर आए। अगर उसने तुम्हारे कारण मुझे नाराज़गी जताई ना, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, समझे? छोटा सा अंश अक्षत के एक हाथ की मजबूत मुट्ठी में किसी छोटे टॉय की तरह लटक गया और अपने छोटे छोटे हाथ पैर मारने लगा।
तो वहीं अक्षत के इस पागलपन को देख खुशी बालकनी से ही घबरा कर, अक्षु, यह आप क्या कर रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? छोड़िए मेरे बच्चे को, उसे लग जाएगी। मुझे मालूम था आप ऐसा ही कुछ करेंगे। मेरे बच्चे को डरा रहे हैं ना? रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वह जल्दी से अपनी जगह से खड़े होने को हुई, क्योंकि वह इस वक्त व्हील चेयर पर थी। उसके पैरों में इतना ज़्यादा जख्म था जिसे डॉक्टर ने अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, इसीलिए वह पैरों पर चल नहीं सकती थी। तो वहीं खुशी की आवाज़ में घबराहट को सुन अक्षत एकदम से अंश को अपनी गोद में ले लेता है और जल्दी से खुशी का आवाज़ देते हुए बोला, जान, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस इसके साथ खेल रहा था। खबरदार, व्हील चेयर से उठने की कोशिश मत करना, मैं कुछ नहीं करूँगा इसे। इतना कहकर अक्षत अपनी नीली नज़र से अपनी गोद में बैठे अंश को घूरते हुए बोला, ए बच्चे, देख, मेरी जान तेरे लिए फिक्र कर रही है। उसे लग रहा है कि मैं तुझे मार रहा हूँ, जो कि मैं करना तो चाहता हूँ पर कर नहीं सकता। मेरी जान की आंखों में घबराहट मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, इसीलिए चल, अपनी बत्ती सी चमका दे, मुस्कुरा। अक्षत अंश के साथ कुछ इस तरह बात कर रहा था जैसे वह एक गैंगस्टर है और उसके सामने दूसरा क्रिमिनल बैठा है। उसकी आवाज़ में कहीं भी सॉफ्टनेस नहीं थी, जिसे देख अंश उसे घूरते हुए अचानक ही मुंह फाड़ फाड़ कर रोने लगा। और उसकी इस हरकत को देखते ही अक्षत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तो वहीं बालकनी में बैठी हुई खुशी फिक्र से अक्षत को आवाज़ देते हुए, अक्षु के बच्चे, आपने मेरे बच्चे को फिर से, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अब तो खुशी जल्दी से घबराकर अपनी व्हील चेयर के साथ ही कमरे से बाहर निकलने को हुई, जब अक्षत एकदम से अंश को घूरते हुए दांत पीस कर बोला, ए बच्चे, यह क्या किया तूने? छोटे शैतान, मैंने तुझे मुस्कुराने के लिए कहा था, ना कि मुंह फाड़ कर रोने के लिए। सब समझता हूँ मैं। यह सब तुम मेरी जान की सिंपैथी गेन करने के लिए कर रहे हो ना? देखो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, यह ड्रामा मेरे सामने मत करना, क्योंकि मेरी जान भोली है लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, समझे? अब देखो, तुम्हारे इस कारनामे की वजह से वह मुझसे नाराज़ होकर यहाँ आ जाएगी। गलती मेरी ही थी जो मैंने तुम पर भरोसा किया। तुम किसी काम के नहीं हो। मुझे लगा तुम्हारे अंदर मेरा अंश है, तुम्हारे अंदर मेरे डीएनए का थोड़ा तो असर हुआ होगा, पर नहीं, तुम एक लूजर बच्चे हो जो अपनी माँ के सीने से लिपटकर बस उसकी मासूमियत को देखते रहो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा साथ, मैं खुद ही अपनी जान की सिक्योरिटी को मैनेज कर लूँगा। इतना कहकर अक्षत अंश को वापस अपने बगल के सोफे पर बैठाकर वहाँ से उठकर जाने को हुआ, जब वह छोटा सा बच्चा अंश एकदम से उसके ब्लेजर का कॉर्नर पकड़ लेता है, जिसे महसूस करते ही अक्षत के चलते हुए कदम रुक गए और उसने धीरे से पलटकर अपनी नीली नज़रों से अंश को देखा, तो अंश भी उसे अपनी टिमटिमाती मासूम नीली आंखों से देख रहा था कि तभी खुशी भी निकिता की हेल्प से व्हीलचेयर के सहारे गार्डन की तरफ आ गई। वह दोनों औरतें इस वक्त गुस्से में थी, यह सोचकर कि अक्षत यानी निकिता की नज़र में डेविल अंश को कोई नुकसान ना पहुंचा दे या उसे डरा ना दे, कि तभी सामने का नज़ारा देख वह दोनों अपनी ही जगह पर जम गई, जब अंश एकदम से खिलखिलाकर जोर जोर से हंसने लगा और अक्षत की गोद में चढ़ने के लिए अपने दोनों हाथ बढ़ा देता है। अंश के अचानक बदले हुए व्यवहार को देख अक्षत थोड़ा कंफ्यूज था। शैतान बच्चे, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अक्षत अंश के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने को हुआ, जब उसकी कोल्ड वॉइस सुनकर निकिता जल्दी से आगे आकर अंश को अपनी गोद में उठा लेती है और अक्षत पर गुस्सा करते हुए बोली, डेविल के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मासूम से बच्चे को इस तरह डराने की? तुम्हें तो मैं। और इससे पहले निकिता आगे कुछ कहती, अक्षत घूरते हुए दांत पीसकर कुछ बोलने ही वाला था, तभी अंश जोर जोर से उसकी गोद में रोने लगा, तो निकिता उससे चुप कराने की कोशिश करते हुए, जरा देखो तो कितना डरा दिया मेरे बच्चे को। ओरे रे रे, रोते नहीं मेरे बच्चे, देखो देखो, मासी आ गई, मासी आ गई। क्या मम्मा के पास जाना है? ठीक है, हम मम्मा के पास चलेंगे। खुशी, यह ले अपना बच्चा संभाल, मैं इसके लिए सॉफ्ट टॉय लेकर आती हूँ, क्योंकि यह राक्षस का चेहरा देखकर बेचारा डर गया होगा। जाहिर सी बात है, यह बात निकिता ने अक्षत के लिए कही थी, जो सुनकर अक्षत का मुंह बन गया, कि तभी खुशी जल्दी से अपने बच्चे को सीने से लगाकर उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए बोली, ओले चुप हो जाओ मेरे बच्चे, मम्मा आ गई। अक्षु, क्या किया आपने मेरे बच्चे के साथ? यह इतना रो क्यों रहा है? मुझे तो लगा ही था कि आप ऐसा ही कुछ करेंगे, आप ना कभी नहीं सुधर सकते, मुझे सचमुच आपसे यह उम्मीद नहीं थी। और खुशी की बात में उसकी नाराज़गी को समझकर अक्षत कमर पर हाथ रख मुंह बनाकर बोला, एक मिनट जान, सबसे पहले तो तुम मुझे यह क्लियर करो कि तुम्हें मुझसे यह उम्मीद थी या नहीं, क्योंकि तुम्हारी बात बहुत कन्फ्यूजिंग है। और दूसरी बात, मैंने कुछ नहीं किया है,
इस शैतान बच्चे के साथ। जरा शक्ल देखो इसकी। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इसे डराने की ज़रूरत है? कि तभी निकिता बीच में टपक, बिल्कुल भी नहीं, आपको इसे डराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका चेहरा ही इतना डरावना है कि बेचारा ऑटोमेटिक ही डर जाएगा। निकिता की बात सुन अक्षत उसे घूरते हुए, तुम अपनी जुबान बंद रखोगी? मैं अपनी जान से बात कर रहा हूँ। यह सुन निकिता का मुंह बन गया कि तभी खुशी अंश को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, पर वह माना ही नहीं। लेकिन अचानक वह रोते हुए अक्षत की तरफ अपने दोनों हाथ बढ़ा देता है, जैसे मानो कह रहा हो कि मुझे आप लोगों की गोद में नहीं रहना, बल्कि अपने पापा के पास जाना है। अंश की इस हरकत पर निकिता और खुशी दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता था। खुशी के पास आकर अंश उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता था, चाहे उसके सामने कोई भी खिलौना क्यों ना रख दो। लेकिन आज अंश खुद ही अक्षत के पास जाना चाहता था। यह देखकर खुशी, निकिता और अक्षत तीनों हैरान थे। खुशी, यह मैं क्या देख रही हूँ? तेरा बेटा इस जल्लाद के पास जाना चाहता है? यह सुनते ही अक्षत एक बार फिर निकिता को घूरता है और एक नज़र अंश को देखता है, तो अंश उसकी गोद में आने के लिए पूरी तरह मचल रहा था। यह देख खुशी मासूम सा चेहरा बनाकर, बेबी, आप डैडी के पास जाना चाहते हो? अंश की हरकत को देखकर खुशी रिक्वेस्ट भरी नज़र से अक्षत को देखने लगी, तो अक्षत मुंह बनाते हुए अंश को अपनी गोद में लेकर बोला, मुझे तो यह बच्चा सचमुच ड्रामेबाज लग रहा है। जान कहाँ से लाई हो इसे? तभी निकिता एक बार फिर आदत के मुताबिक इंटरनेट से डाउनलोड किया है, क्योंकि इसके बाप का डीएनए मिल नहीं रहा था ना। और मिले कैसे? डीएनए इंसानों का होता है, राक्षसों का नहीं। तो अक्षत निकिता को फिर से घूर कर, तुम्हारा मुंह खोलना जरूरी है क्या? तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? योना वाट, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें उठाकर इस घर से बाहर। इससे पहले अक्षत अपनी बात पूरी करता, निकिता कमर पर हाथ रखकर बड़े ही टसन के साथ मुस्कुराते हुए, पर अफसोस, ना आपका हम पर बस चल सकता है, ना ट्रक और ना ही ट्रेन, इसीलिए अपना यह ख्वाब ख्वाबों में ही रखो। पर बुलेट चल सकती है। निकिता रुद्र प्रताप सिंघानिया, मुझे मजबूर मत करना, मैं खामोश हूँ तो सिर्फ अपनी जान के लिए। इतना कहकर अक्षत मुंह बनाते हुए अंश को अपनी गोद में लिए हुए दूसरी तरफ चला गया, तो वहीं अंश बिल्कुल खामोश उसकी गोद में खेलने लगा। अंश का अचानक बदला हुआ व्यवहार देखकर खुशी और निकिता हैरान थे, तो वहीं अक्षत अंश को अपने साथ गार्डन की दूसरी तरफ लेकर आया और उसे घूरते हुए बोला, यह सब क्या था छोटे शैतान? जब तुम्हें मेरी ही गोद में आना था तो इतना मुंह फाड़ फाड़ कर ड्रामा क्यों कर रहे थे? क्या तुम मेरी जान को यह शो कराना चाहते हो कि मैं एक जल्लाद हूँ? अक्षत ने इतना कहा ही था जब उसकी नीली आंखें अंश की नीली आंखों से जा टकराई, और तब उसे अंश के दिल की बात सब सुनाई दे रही थी, जो अपने होठों पर एटीट्यूड मुस्कान लेकर अपने ही बाप को टसन दिखाते हुए बोला, यह ड्रामा नहीं था, बड़ी मेरा स्वैग था, एक छोटा सा ट्रेलर, ताकि आपको समझ में आए कि मैं आपको मुझसे किस तरह से बात करनी है। भूलिए मत, जिस तरह आप मेरी मोम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी तरह मैं भी उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। अल्ट्रा प्रो मैक्स, आपसे भी 4 गुना ज़्यादा। देखा नहीं किस तरह बस मेरे 2 आंसुओं ने आपको कितनी डांट पड़वाई? तो मेरे डैड, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। माना कि आप मेरे बाप हैं, माफिया किंग हैं, तो भूलिए मत मैं भी आपका ही बेटा हूँ। तो बेहतर होगा आप मेरे साथ थोड़े अच्छे लहजे से पेश आएँ, अगर मेरी मोम के सामने खुद को स्पेशल फील करवाना है और मुझसे मदद चाहिए तो, वरना। और अंश के दिल की बात को जानते ही अक्षत की आंखें हैरानी से फैल गई। वह एक झटके में उस छोटे से बच्चे को कंधों से पकड़कर अपने सामने हवा में टांगते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मुझे ब्लैक डेविल को? तुम्हारी इतनी हिम्मत? जानते भी हो मैं कौन हूँ? अक्षत ने ऐसा कहा ही था जब क्यूट सांस, जो कि अब तक खिलखिलाकर हंस रहा था, एक बार फिर जोर जोर से मुंह फाड़ कर रोने लगा। तो वहीं उसके ठीक सामने कुछ ही दूरी पर मौजूद निकिता और खुशी, जो कि अभी भी उन दोनों को शक भरी निगाहों से देख रही थी, क्योंकि वह अक्षत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते थे। उसका क्या भरोसा, वह पागल आदमी जलन के कारण उस छोटे से बच्चे को कुछ कर दे। अंश को अचानक रोते हुए देखकर निकिता और खुशी जल्दी से परेशान होकर, देखा, मैंने कहा था ना, इस पागल आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते। देख, फिर से रुला दिया हमारे बच्चे को। खुशी, मैं तो कहती हूँ, ला मैं इस आदमी का सर फोड़ दूँ। इतना कहकर निकिता जल्दी से मुंह बनाकर पास में रखे हुए एक फ्लावर वास को उठा लेती है और अक्षत की तरफ कदम बढ़ाने को हुई, जब खुशी उसे एकदम से रोकती है। निक्की, रुक जा, ऐसा कुछ मत कर, अगर उन्होंने तुझे नुकसान पहुंचा दिया तो? तू रुक, मैं देखती हूँ।
इतना कहकर खुशी एक बार फिर अक्षत पर लगभग गुस्सा करते हुए उसे आवाज़ देकर, अक्षु आप यह क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे के साथ? आखिर क्यों रुला रहे हैं उसे बार बार? देखिए आपके दिमाग में जो भी चल रहा है प्लीज़ मेरे बच्चे से दूर रखिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप? इतना कहकर वह जल्दी जल्दी अपना व्हील चेयर लेकर अक्षत की तरफ आने को हुई तो खुशी के गुस्से को देखकर अंश अपने होठों पर एटीट्यूड स्माइल लिए यूं ही हवा में लटके हुए अपने डैड को देखकर बोला, अभी भी वक्त है बड़ी, सोच लो इज्जत दोगे या मेरी माँ की डांट खाओगे? माना कि आप बहुत बड़े माफिया हो तो भूलो मत मैं भी आपका ही बेटा हूँ और मेरी माँ हम दोनों की कमजोरी है। तो जब मैन टू मैन बात हो ही रही है तो क्यों ना मैन टू मैन इज्जत भी हो जाए, मैं आपको दूं और आप मुझे, बोलो क्या फैसला है आपका? जल्दी सोच लो मेरी माँ करीब आ चुकी है। अंश ने इतना कहा ही था कि तभी खुशी उन दोनों के पास आ गई और एक बार फिर अक्षत के हाथ से अपना बच्चा छीनकर उस पर बरस पड़ी तो देखकर अक्षत तो बस देखता ही रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, यह छोटा सा बच्चा उसे धमकी दे रहा था। खुशी अक्षत से नाराजगी भरी टोन में बोली, अक्षु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे आप समझते क्यों नहीं, यह छोटा सा बच्चा है और आप जान तुम इस बच्चे पर भरोसा मत करो, यह बहुत चालाक है, तुम नहीं जानती, यह सब इसका नाटक है, मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा। नाटक अक्षु? आर यू सीरियस? आपको यह छोटा सा बच्चा नौटंकीबाज लग रहा है? अक्षु हद होती है, जलन और इनसिक्योरिटी की। आपको मेरा बच्चा पसंद नहीं है यह तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन आप उसके लिए इस तरह की सोच रखते हैं यह जानकर मुझे काफ़ी हैरानी हो रही है। अरे यह मासूम बच्चा आपके साथ खेलना चाहता है और आप हैं कि यू नो व्हाट, आपसे तो बात करना ही बेकार है, मैं भी न जाने किस पत्थर पर सर फोड़ रही हूँ। इतना कहकर खुशी मायूसी से अंश को अपने सीने से लगाकर चुप कराने लगी तो वहीं छोटा सा अंश अपनी तिरछी नज़र से अपने बाप अक्षत जिंदल को लुक देते हुए बोला, देखा मैंने कहा था ना, मुझे पंगा महंगा पलेगा दीदी, अभी भी टाइम है, सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो मम्मा आपको लात को कमले से बाल ही निकाल दे और आपको हाल में धोना पड़े। अगर आप चाहते हैं आपके साथ ऐसा ना हो तो चलिए जल्दी जल्दी माफ़ी मांग लीजिए मुझसे, वरना तहीं मेरा मूड बदल गया तो सोच लीजिए। अंश के दिल की बात सुनते ही अक्षत गुस्से से दांत पीसते हुए अपने हाथों की मुट्ठी कस खुद से बोला, इस बच्चे की इतनी हिम्मत कि यह मुझे द ब्लैक डेविल को धमकी दे, इसे तो मैं अभी के अभी इसे चुटकियों में मसल दूंगा। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी और मेरी जान के बीच गलतफहमियां पैदा करे। आई कांट टॉलरेट दिस, आई विल किल हिम। इतना कहकर वह गुस्से से आगे की तरफ कदम बढ़ाता है कि तभी उसकी नज़र खुशी के चेहरे पर गई जो कि बहुत ही ज़्यादा मायूस हो रही थी। उसकी आंखों से लगभग आंसू बहने लगे थे क्योंकि वह ना तो अपने बच्चे को छोड़ सकती थी और ना ही अपने पति पर गुस्सा कर सकती थी क्योंकि दोनों ही उसकी ज़िंदगी थे। अक्षत के नेचर को वह बहुत अच्छे से जानती थी। अगर अक्षत को जरा भी इस बात का एहसास हुआ कि अब खुशी की ज़िंदगी में उससे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट है, या तो वह इनसिक्योरिटी से पागल होकर लोगों की जान लेने पर उतारू हो जाएगा या फिर खुद को ही हार्म करने लगेगा, जो वह कभी नहीं चाहती थी। बस इसीलिए वह अपने दिल के दर्द को खुद तक ही समेट कर रखने के लिए मजबूर थी। अक्षत गुस्से से अंश की तरफ अपने कदम बढ़ाता ही है जब उसकी नज़र खुशी के मायूस आंखों पर गई और उन आंखों में एक बार फिर आंसू देखकर अक्षत का दिल एक बार फिर दर्द से भर उठा। यह वही आंखें हैं जिसमें उसने कभी दुनिया भर की खुशियां भरने का वादा किया था और आज हर बार इन आंखों में उसकी वजह से आंसू होते हैं, जो अक्षत के लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी नाकामयाबी और उसका वीक पॉइंट था। और अब अक्षत के कदम अचानक ही रुक गए। ना चाहते हुए भी वह एक गहरी सांस लेकर अपने हाथों की मुट्ठी कस आंखें बंद कर लेता है और खुद को कूल डाउन करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद वह गहरी सांस लेकर ओके फाइन, मुझे मंजूर है, यह सुनते ही खुशी कन्फ्यूजन से अक्षत की तरफ देखने लगी। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू और सवाल थे। तो वहीं अंश की नज़र भी अक्षत पर गई। अक्षत धीरे से घुटनों के बल व्हील चेयर पर बैठी हुई खुशी के सामने बैठता है और उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से उसके आंसुओं पर अपने होठ रख उसे शक करने लगा और बोला, जान प्लीज इस तरह रोया मत करो, तुम जानती हो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ पर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। इतना कहकर अक्षत ने अंश की तरफ देखा तो वह बच्चा भी अपनी नीली नज़रों से कन्फ्यूज होकर उसे देख रहा था। अब ना चाहते हुए भी अक्षत अंश को अपनी गोद में लेते हुए बोला, तुम चाहती हो ना मैं इसे एक्सेप्ट करूं,
तो ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा आज से और अभी से। इतना कहकर उसने अंश से कहा, ध्यान से सुनो छोटे शैतान, मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरी जान के लिए मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगे, क्योंकि मैं उसे किसी के साथ नहीं बांट सकता। अक्षत की इस बात को सुन अंश बेचारे का मुंह बन गया और खुशी भी अक्षत को कन्फ्यूजन से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह इतने छोटे बच्चे से बात क्यों कर रहा है, वह तो इसकी बात भी नहीं समझेगा। अब अक्षत धीरे से अंश के कान में जाकर बोला, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। और यह सुनकर अंश ने अपने बच्चों वाली भाषा में अक्षत से कहा, यह हुई ना बात, तो ठीक है, मैं अब तक हाथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना आप अपना वादा भूलना मत। आप थे मम्मा पर हम दोनों ताहत है और उनकी ठठोलती की जिम्मेदारी भी, तो आपसे हम दोनों पार्टनर हुए। कहकर अंश खिलखिलाकर हंसने लगा और उसकी बात को सुन अक्षत दिल ही दिल में खुद से बोला, पार्टनर और तुम्हारे ख्वाबों में। और रही बात मेरी जान पर हिस्सेदारी की, तो वह तो मैं जिंदगी में कभी नहीं होने दूंगा। बच्चे, बस एक बार मैं अपने दुश्मनों को ठिकाने लगा दूं, उसके बाद देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई ठिकाना बना ही लूँगा। कहकर अक्षत के होठों पर डेविल स्माइल थी, तो वहीं उसके होठों की स्माइल देख अंश के होठों पर भी डेविल स्माइल थी। शायद उसने भी अक्षत के खिलाफ कुछ सोच रखा था। अक्षत के गले में लिपटकर खेल रहा था, जो देखकर खुशी हैरान थी। तो वहीं अक्षत भी खुशी को दिखाने के लिए ना चाहते हुए भी उसे प्यार से पुचकारते हुए खिलाने लगा। और अब वक्त था अंश के साथ अक्षत की प्लानिंग का। अक्षत ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और बड़े प्यार से खुशी की तरफ देखकर कहा, जान, बहुत दिन से तुम्हारे हाथों से बनी हुई कड़क चाय नहीं पी। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम वैसे रहने दो, तुम्हारे पैरों में चोट लगी है, तुम यह सब कैसे करोगी। अक्षत की डिमांड को सुन खुशी ने मुस्कुराकर कहा, पैरों में चोट लगी है, हाथों में नहीं, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर वह व्हील चेयर से वहाँ से जाने को हुई कि तभी वह कुछ पल रुककर उसकी बाहों में मौजूद अपने बच्चे अंश को देखती है। उसके दिल में अभी भी अंश को लेकर थोड़ी इनसिक्योरिटी थी, जिसे समझ अक्षत मुंह बनाते हुए बोला, जान, मैं जानता हूँ यह तुम्हारे लिए प्रेसियस है और तुम मेरी जिंदगी, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है। यह सुन खुशी मासूम सा चेहरा बनाकर, अगर मैं कह दूँ नहीं तो। अक्षु, माना कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे प्यार के सामने आपको कुछ नज़र नहीं आता, बस यही तो प्रॉब्लम है आपकी। और यह सुनकर अक्षत को गुस्सा आने की जगह उसके होठों के किनारे मुड़ गए। वह अपने होठों पर डेविल स्माइल लिए धीरे से खुशी की नाक खींचते हुए बोला, बहुत अच्छे से जानती हो मुझे, चलो अच्छा है, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट तो नहीं करोगी। पर यह सुनकर खुशी धीरे से अक्षत के गाल खींचते हुए बोली, तो आप भी मुझे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए अक्षु, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता मेरी ज़िंदगी में, कोई भी नहीं, समझे। इतना कहकर वह प्यार से उसके गाल पर किस करती है तो अक्षत का मुंह बन गया और वह धीरे से अपने होठों की तरफ इशारा करते हुए बोला, जान, मैं बच्चा नहीं हूँ, पर हरकतें बच्चों की तरह ही हैं। कहकर खुशी मुस्कुराकर उसके होठों पर किस करने ही वाली थी जब अक्षत की गोद में मौजूद अंश को जलन हो गई। और बस फिर क्या, वह गुस्से से मुंह बनाकर रोने वाला था। मम्मा, मम्मा। यह देखते ही खुशी मुस्कुराकर, अल्ले मेरा प्यारा बेबी, बिल्कुल आप पर गया है, जल कुकड़ा कहीं का। इतना कहकर वह अंश के भी दोनों गालों पर किस करती है तो अब अक्षत को जलन होने लगी, क्योंकि उसकी लिप किस अधूरी रह गई थी। जान, तुमने अभी कहा था कि मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, तो फिर यह बच्चा, यह ठीक नहीं है जान। ओहो अक्षु, वह बच्चा है। अच्छा ठीक है, आप नाराज मत होइए, रात को आपको स्पेशल डोज मिलेगा, जितना आप चाहें, आप खुश, लेकिन तब तक मेरा वक्त कैसे कटेगा। कहकर अक्षत खुशी को घूर रहा था। जब खुशी मुस्कुराकर, तब तक आपका दिल लगाने के लिए है ना हमारा बेटा। अब खुशी ने अंश से कहा, बेबी, डैडी का ख्याल रखना और उन्हें ज़्यादा परेशान मत करना। हाँ, वह थोड़े खड़ूस हैं पर बहुत प्यारे हैं, मैं भी आई, ओके। खुशी की प्यारी बातों को सुनकर अंश मुस्कुरा देता है तो खुशी बड़े प्यार से अक्षत और अंश के गालों पर एक बार फिर से किस कर वहाँ से चली गई। और बस उसके जाते ही अंश और अक्षत एक दूसरे को एक टसन वाला लुक देते हैं। अब अक्षत जल्दी से अंश को दोबारा गार्डन में लगे हुए टेबल पर बैठा देता है तो अंश का मुंह बन गया, या आपने मुझे नीचे क्यों बिठाया, क्योंकि तुम्हारी जगह यही है छोटे शैतान। ब्लैक डेविल तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, समझे। थम गया।
इतना मतलब यह जीवित बनने का नाटक सिर्फ मेरी जीवित मम्मा के सामने है? बिल्कुल। तो तुम्हें क्या लगा तुम जैसे चालाक लोमड़ी चालबाजों में मैं फंस जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। मेरी जान इनोसेंट है, मैं नहीं। खैर वह सब छोड़ो, मुद्दे की बात पर आते हैं। तुम यह बात तो अच्छे से जानते होगे कि तुम एक माफिया किंग के बेटे हो और इसीलिए मेरे अनलिमिटेड दुश्मन हमारे आसपास घूम रहे हैं, जिन्हें उनके किए की सज़ा देने के लिए मैं वापस लौट आया हूँ। लेकिन इस बीच मेरी जान मुझे लेकर कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव है। शायद कहीं ना कहीं इसकी वजह इसकी इनसिक्योरिटी है। इसीलिए तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। मेरी गैर हाजिरी में मेरी जान के ध्यान को भटकाना होगा, इसे डिस्ट्रैक्ट रखना होगा। आजकल उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, तो उसे खुश रखना होगा। और इसके अलावा कहकर अक्षत ने अंश को कुछ बताया, जिसे सुनकर अंश कुछ पल के लिए हैरान था, लेकिन फिर खिलखिलाकर हंसते हुए बोला, ओके डन, ताम हो जाएगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मतलब? अक्षत ने उसे ठंड नजरों से देखा तो अंश मुस्कुराकर, ओहो आप तो इतना बड़ा बिजनेसमैन ऑल ऑफ माफिया किंग किसने बना दिया? आप तो इतना भी नहीं पता कि दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, बल्कि हर चीज की कीमत होती है। तो बस मुझे भी मेरी काम की कीमत चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? अक्षत ने उसे घूर कर कोल्ड वॉइस में पूछा। दादा तुथ नहीं, बच एमुदमेंट पालत दाना है और बहुत छाला चौतले खाना है। जूती मम्मा मुझे वहाँ नहीं ले जाती, कहती है मैं बत्ता हूँ, दल दाऊंदा। मेरी भोली मम्मा, तो आप मुझे वादा तलो कि आप हमें वहाँ ले दाओ दे। कहकर अंश मासूम सा चेहरा बना लेता है तो उसकी बात सुन अक्षत एक गहरी सांस लेकर, ओके डन, लेकिन पहले मेरा काम हो जाने दो। हाँ ठीक है, कहकर अंश खिलखिलाकर हंसने लगा कि तभी खुशी अक्षत के लिए चाय बनाकर लाई और अंश को अक्षत के साथ खुश देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। खुशी से कुछ पल बात करने के बाद अक्षत को अचानक किसी को कॉल आई, जिसके बाद उसने खुशी से कहा, जान मुझे ऑफिस जाना होगा, तुम्हें रात को घर थोड़ा देर आऊँगा, अपना ख्याल रखना और टाइम पर खाना खाकर मेडिसिन ले लेना, मेरा इंतज़ार मत करना, ओके। इतना कहकर वह प्यार से खुशी के होठों पर किस करता है, जो देख अंश मुंह बनाते हुए, ओल मैं। यह सुनते ही अक्षत ने उसे घूर कर देखा तो ऐसे होठों पर मुस्कान लिए अपनी भाषा में, तो लो दीदी मम्मा थुथ हो जाएगी। यह सुनते ही अक्षत ने एक नज़र खुशी को देखा, जो उसे अपनी टिमटिमाती आंखों से देख रही थी और बस अपनी जान की खुशी के लिए अक्षत मुंह बनाकर धीरे से अंश के गाल पर किस करता है, इसका भी ख्याल रखना। इतना कहकर अक्षत वहाँ से चला गया और बस खुशी का मुंह तो खुला का खुला रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ और अगले ही पल वह होश में आई तो उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वह तुरंत खुशी के मारे अंश को अपने सीने से लगाकर प्यार से उसे पुचकारते हुए बोली, मेरे बच्चे, देखा आपने डैडी ने आपको कितने प्यार से किस किया। मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। अब देखना धीरे धीरे वह आपको पूरे दिल से अपना लेंगे। अपनी माँ की खुशी देखकर अंश दिल ही दिल में खुद से बोला, मुझे अपनाया या ना अपनाए यह तो देखा जाएगा, लेकिन आपके फेज की छमाइल देख तल अच्छा लग रहा है। और अब आप चिंता मत करो, मेरे खलूच दादी को मैं संभाल लूँगा। कहकर अंश के होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी तो वहीं दूसरी तरफ अक्षत अपने चेहरे पर डार्क ओरा लिए आज काफ़ी लंबे वक्त बाद अपने हेल में आया था, जहां उसके ठीक सामने कुछ लोग एक बड़े से आलीशान सोफे पर बैठे उसका ही इंतजार कर रहे थे। और उन लोगों को देखते ही अक्षत के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। आसपास का एटमॉस्फेयर पूरी तरह कोल्ड था। अक्षत उन लोगों को एक नज़र देख सामने रखे एक बड़ी सी आलीशान डेविल कुर्सी पर जाकर बैठ गया, जिसके तुरंत बाद दो शेर, जो कोई और नहीं बल्कि जैक और जैकी थे, जो उसके सबसे वफादार एनिमल आर्मी में से एक थे, उसके ठीक सामने अपनी डार्क येलो आंखों से घूरते हुए गर्जने लगे। वहीं दूसरी तरफ इटली में एक बहुत ही खूबसूरत और आलीशान कमरा, जहां का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो चुका था, एक शख्स से जो लगातार सिगरेट और शराब की कस लेते हुए अपने सामने तेज़ी से चल रही लैपटॉप स्क्रीन को डार्क ब्राउन आंखों से घूर रहा था। उसकी अंगुलियों की स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी, लेकिन उसका ऑरा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक शो हो रहा था। अपनी बॉडी पर सिर्फ एक ट्राउजर पहने वह शर्टलेस इंसान, जिसके मस्कुलर स्ट्रॉन्ग बॉडी पर न जाने कितने ही जख्मों के निशान, जिनमें कुछ ताजे और कुछ भरे हुए मौजूद थे,
वह इंसान जिसके टॉप स्क्रीन पर कुछ फ़ोटो और कुछ इन्फॉर्मेशन थी, जिन्हें पढ़ते हुए वह दांत किटकिटाकर एक झटके में अपना लैपटॉप उठाकर तेजी से फर्श पर पटकते हुए, अक्षय जिंदल, यह तूने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। तुझे क्या लगता है मेरे करोड़ों के इलीगल वेपनशिप को बीच में ब्लास्ट कर और हिंदुस्तान में मेरी माफिया एक्टिविटीज़ को बैन कर तू मुझे रोक लेगा? कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह बेवकूफ़ी है तेरी। तूफान की राहों में अगर कुछ पत्थर लगाकर तुझे यह लगता है कि तू जलजले को रोक लेगा, तो तुझसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखा। तू भूलना मत कि मैं वह तूफान हूँ जिसके हर जर्रे जर्रे में तेरी तबाही है, जिसकी चाहत, हसरत और हर कोशिश तेरी बर्बादी है, जिसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक मकसद है, तेरी बर्बादी और दर्दनाक मौत। उसके बाद तेरी हर एक चीज़ पर अपना कब्जा, तेरे जुनून को अपने बिस्तर पर रौंदना, मेरी स्माइली को हासिल करना। तू बस देखता जा अक्षय जिंदल, मैं कैसे तुझे तबाह और बर्बाद करता हूँ। कहते हुए वह इंसान गुस्से से उबल रहा था, जो कोई और नहीं बल्कि विवान खन्ना था। कि तभी, और आपको यह लगता है कि आप यह कर पाएंगे भाई, वह भी उनके लौट आने पर? इस आवाज़ के साथ ही कोई शख्स कमरे के अंदर दाखिल हुआ, जिसके आहट मात्र से विवान खन्ना ने धीरे से पलटकर उसके पीछे देखा, जहां एक लड़की ब्लैक हुडी, अपना चेहरा पूरी तरह ढके हुए खड़ी थी। वह सर से लेकर पांव तक पूरी तरह कवर थी। सिर्फ उसकी आवाज़ ही यह बात साबित कर रही थी कि वह कोई लड़की है। उस लड़की को देख विवान अपनी ब्राउन आंखों को छोटी कर उसे घूरते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन सलोनी? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं क्या कहना चाहती हूँ आप बहुत अच्छे से जानते हैं भाई, फिर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। शायद आप भूल रहे हैं, आप जिससे टकराकर उसे तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं, जिसके जुनून को अपनी मलकियत बनाना चाहते हैं, वह कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि इंसान के रूप में डेविल है। डेविल एक हार्टलेस क्रूअल मॉन्स्टर, जिसके सामने आज तक कोई खड़ा होना तो दूर, आंखें उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। भाई, मैंने आपको पहले भी समझाया है, आज भी समझाती हूँ, भूल जाइए यह नफरत और बदला, क्योंकि इस राह में सिर्फ दर्द, तकलीफ और खुद की तबाही है। भाई, मैंने देखा है अक्सर भाई की आंखों में खुशी के लिए पागलपन और जुनून, जो किसी भी दायरे को पार कर सकता है। वह इंसान किस हद तक उस लड़की के लिए ऑब्सेस्ड है, यह शब्दों में बयान नहीं हो सकता। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ भाई, और इसीलिए आपको यह सलाह दे रही हूँ। प्लीज़ रुक जाइए भाई, मत चलिए इस राह पर। कहते हुए सलोनी की आंखों के सामने कुछ नज़ारे घूमने लगे। एक काली अंधेरी गुफा, एक जल रहा बहुत ही बड़ा हवन कुंड, और उस हवन कुंड में बेदर्दी से जल रही एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग 18 साल होगी। आप प्लीज़ बचाओ मुझे। जहाँ एक तरफ वह लड़की बुरी तरह जल रही थी, तो वहीं एक इंसान उसे नफरत भरी नज़रों से घूरते हुए चिल्लाकर कह रहा था, तुझे मैंने अपनी बहन माना था, लेकिन तू वह जहरीली नागिन निकली जो मेरी ही जिंदगी को डसना चाहती थी। यह मैं कभी नहीं होने दूंगा। अक्षय जिंदल के होते हुए अगर किसी ने भी उसकी जान को नज़र उठाकर देखा, तो मैं उसे इसी तरह जला दूंगा, ख़त्म कर दूंगा उसे, समझी तू? कि तभी एक लड़की, जिसने अपने बदन पर एक साड़ी पहन रखी थी, उम्र लगभग 22-23 साल, तड़फ कर आग में जल रही उस लड़की को बचाने के लिए अपना हाथ देते हुए बोली, अक्षु, यह आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, सलोनी को बचा लीजिए, वह आपकी बहन है। अक्षु प्लीज़, वह मर जाएगी। मरती है तो मर जाने दो जान, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसने तुम्हें मारने की कोशिश की है, मुझसे दूर करने की कोशिश की है, मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा, किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा। नहीं चाहिए मुझे ज़िंदगी का कोई भी रिश्ता, नहीं चाहिए मुझे दुनिया की कोई भी अजीज चीज़, मुझे सिर्फ मेरी जान चाहिए, सिर्फ जान। और अगर किसी ने भी मेरी जान को मुझसे दूर करने की कोशिश की, तो उसका हसन यही होगा, फिर चाहे वह मेरी माँ हो या मेरी मुंह बोली बहन। इन बातों को याद करते हुए सलोनी की आंखों में नमी आने लगी थी कि तभी विवान खन्ना गुस्से से गुर्राते हुए बोला, और यह बात तुम मुझसे कह रही हो सलोनी? भूल गई उसने क्या किया तुम्हारे साथ? जिंदा जला दिया था उसने तुम्हें, जिसे कभी उसने अपनी बहन कहा था। तुम चाहती हो मैं तुम्हारे गुनहगार को माफ़ कर दूं? तुम पागल हो गई हो। पागल नहीं, समझदार हो गई हूँ भाई, क्योंकि आपने शायद वह नहीं देखा जो मैंने देखा है, साक्षात ब्लैक डेविल को, जो हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बात जब उसकी जान की आती है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई ज़िंदगी में किसी को इस तरह चाह सकता है कि उसके सिवा उस इंसान को कुछ और नज़र ही नहीं आए।
भाई हराया उसे जाता है जो हार और जीत के मैदान में खड़ा हो, लेकिन जो हर दायरे से बाहर हो उसका फैसला कोई कैसे करे। भाई ब्लैक डेविल की कोई लिमिट नहीं है, वह अपने आप में लिमिटलेस है। प्लीज़ उनके रास्ते में आने की कोशिश मत कीजिए। मैं मॉम और डैड को तो बर्बाद होते हुए देख लिया है, लेकिन आपको खोना नहीं चाहती भाई। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, भूल जाइए खुशी को प्लीज़ भाई मेरे लिए। और यह सुनते ही विवान खन्ना अचानक ही गुस्से से धाड़कर, शट अप, जस्ट शट अप, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, क्या बकवास कर रही हो तुम। भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं उसे, और कैसे माफ़ कर दूं उस अक्षर जिंदल को। तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम क्या कह रही हो। तुम चाहती हो कि मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद भूल जाऊं और ख़ुद को ख़त्म कर लूं। कभी नहीं। तुम्हें शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है सलोनी कि मैं जी रहा हूं तो सिर्फ इस मकसद से कि आज नहीं तो कल मैं अक्षर जिंदल को पूरी तरह तबाह कर दूंगा। तुम भूल सकती हो पर मैं नहीं, कि उस इंसान की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी की हर खुशी खो दी। अपनी मोम को खोया, अपने डैड को खोया, मेरा बिजनेस, मेरा कैरियर। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और उससे भी बड़ी बात मेरी स्माइली, उसे कैसे भूल जाऊं। अरे वह जिद है मेरी। अगर अक्षर जिंदल का जुनून है तो मेरा भी पैसन है, पागलपन है। हर पल हर लम्हा में उसे अपने करीब महसूस करता हूँ, उसे छूने के लिए तड़फता हूँ। और तुम कहती हो मैं उसे भूल जाऊँ। नहीं, यह मेरे जीते जी तो मुमकिन नहीं है सलोनी। मैं उसे हासिल करूँगा और किसी भी कीमत पर करूँगा, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, समझी। कहते हुए विवान खन्ना गुस्से से चाहतों में पागल हो रहा था। और उसकी बातों को सुन सलोनी ने फिक्र करते हुए कहा, कैसे करेंगे भाई, जब आप पिछले 2 सालों में ब्लैक डेविल की गैर मौजूदगी में यह नहीं कर पाए तो आप आगे कैसे कर पाएंगे। खैर, आपको जो करना है कीजिए, आपको समझाना मेरा फ़र्ज था। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपको जो मिला है उसके साथ खुश रहिए, बाकी आपकी मर्जी। इतना कहकर सलोनी वहाँ से जाने को हुई और तभी उसके चलते हुए कदम रुक गए। उसने धीरे से पलटकर विमान की तरफ देखकर कहा, भाई एक बात याद रखना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा आपकी खुशी चाहती हूँ, लेकिन आज आपकी बर्बादी मुझे अपनी आंखों के सामने नजर आ रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आपको सद्बुद्धि मिले, मेरी तरह देर हो जाने के बाद नहीं, खुद को तबाह करने के बाद नहीं। इतना कहकर सलोनी यह गहरी सांस लेकर वहाँ से चली गई। और उसकी बात को सुन विवान खन्ना गुस्से से आग बबूला होते हुए खुद से बोला, बेमकसद की ज़िंदगी से बेहतर मकसद ए खाक है। न जाने क्यों बचकर निकलते हैं लोग अक्सर शमशानों की गलियों से, यह जानने के बावजूद कि हर किसी की मंजिल ए राख है। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ सलोनी, जो बर्बादी के डर से अपने कदम पीछे ले ले। मैं विवान खन्ना हूँ। मेरा मकसद ही मेरी ज़िंदगी है, जिसे मैं हर कीमत पर पूरा करूँगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जीत हर किसी के कदमों में झुक सकती है, बस उसे झुकाने वाला चाहिए। कहकर विवान खन्ना गुस्से से आग बबूला हो रहा था। अब मैं खामोश नहीं रह सकता। अब अगर मुझे अपने मकसद में कामयाब होना है तो जल्द से जल्द एंटोनियो डिकोस्टा को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि वह अपने जीते जी मुझे यहाँ से आज़ाद नहीं होने देगा। और विवान खन्ना को कोई कैद रखे, यह इम्पॉसिबल है, और यह कैसे करना है मुझे अच्छे से पता है। कहकर विवान खन्ना के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। उसने तुरंत अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर किसी को कॉल किया। हेलो। कुछ देर उसे अपनी बात समझाने के बाद उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, याद रहे कोई भी गलती ना हो। आप फिक्र मत कीजिए मास्टर, काम हो जाएगा। कहकर उस इंसान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सुना है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब वक्त आ गया है यह कहावत सच साबित करने का। हा 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 हा। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान में अक्षर जिंदल अपने हेल में मौजूद था। जब उसके सामने बैठे कुछ लोग उसे खामोशी से देख रहे थे, वहाँ आसपास का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा कोल्ड था, कि तभी वहाँ 2 शेर, जो कोई और नहीं बल्कि जैक और जैकी थे, यानी ब्लैक डेविल के सबसे वफादार एनिमल आर्मी को लाया गया था। इस वक्त उनके गले में कोई भी बेल्ट मौजूद नहीं थी, बल्कि वह पूरी तरह आज़ाद, बड़ी ही एटीट्यूड के साथ चलते हुए ब्लैक डेविल के सामने आकर खड़े हुए और गुर्राने लगे। जब उन्हें देख ब्लैक डेविल के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, वह उन दोनों को घूर कर देख ही रहा था। जब कुछ ही सेकंड में वह दोनों शेर एकदम से दौड़कर तेजी से उसके पास चले आए और उसके पैरों में बैठकर उसके जूते और पैरों को चाटने लगे। वह तेज तेज चिल्ला रहे थे, दहाड़ रहे थे और गुर्रा रहे थे। अचानक उनके इस रिएक्शन को देखते ही ब्लैक डेविल के होठों पर डेविल स्माइल आ गई और वह घुटनों के बल उनके सामने बैठ धीरे से उनके सर पर हाथ सहलाते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मेरे शेरों, मैं तुम्हारी वफादारी से खुश हूँ।
तुमने अपनी कमीन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। अक्षत की बात सुनते ही वह दोनों शेर तेजी से उसके गालों को चाटने लगे कि तभी सामने बैठा एक शख्स तुरंत अपनी जगह से खड़ा होकर उसे अपनी डार्क नीली आंखों से घूरते हुए बोला, शेरों से तो मिल लिया, ब्रदर से कब मिलोगे? तुझे मालूम भी है मैंने तुझे कितना याद किया, और तू आया भी तो इस तरह। आखिर क्यों एजे? क्या तुझे अपने भाई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था? अरे तू इतना क्रूअल कैसे हो सकता है यार? कहते हुए रुद्र इमोशनल होने लगा। जब उसकी बात को सुन अक्षत एकदम से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ कि तभी सिवाय एंथोनी और राजीव उसे अपनी सवालिया नज़रों से देखते हुए बोले, आखिर इस तरह अपनी आइडेंटिटी छुपाने का क्या कारण था किंग? क्या आपको हम पर भरोसा नहीं था? उन लोगों की बात सुन अक्षत ने एक नज़र उन सभी को देखा कि तभी डॉक्टर अर्जुन बजाज और कबीर कपूर कन्फ्यूजन से उसे देख रहे थे। तो अक्षत ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर मैं कहूँ नहीं तो? अगर मैं कहूँ नहीं तो? हाँ, मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं था। इनफैक्ट अभी भी नहीं है। अक्षत की इस तरह की बात सुनकर सब लोग कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को इस बात का एहसास था। कि तभी अक्षत ने आगे कहा, जानता हूँ मेरी बात थोड़ी अजीब है, पर सच है, क्योंकि इसके पीछे वजह है। पहली कि मैं तब तक किसी पर यकीन नहीं करता जब तक मैं सामने वाले को परख ना लूँ, और दूसरा, धोखा इंसानों की फितरत होती है, जानवरों की नहीं, क्योंकि उनके अंदर लालच नहीं होता। लेकिन तुम लोगों पर भरोसा न करने की मेरे पास एक और वजह है। इतना कहकर अक्षत एक गहरी सांस लेकर वापस अपने डेविल किंग की आलीशान कुर्सी पर बैठते हुए बोला, जानता हूँ तुम लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं, और इन सभी सवालों का जवाब यह है कि मैं ब्लैक डेविल तो हूँ, पर वह नहीं जिसे तुम लोग जानते हो, बल्कि वह जो मैं खुद हूँ। अक्षत की बात काफ़ी कन्फ्यूजन भरी थी, जिसे सुन सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मतलब हम कुछ समझे नहीं एजे, क्या तुम यहाँ हमारे साथ केबीसी खेल रहे हो? पहले तो तुम चेहरा बदलकर अलग पर्सनैलिटी के साथ हमारे सामने आते हो और हमारे ही खिलाफ खड़े हो जाते हो, और अब यह सब। तो अक्षत होठों पर डेविल स्माइल लिए, यही समझ लो रुद्र। अब अक्षत ने उन सभी लोगों के सवालों पर ब्रेक लगाते हुए उनके ऊपर अपनी सच्चाई का बम फोड़ डाला कि किस तरह उसे कुछ भी याद नहीं और उसकी याददाश्त जा चुकी है, इसीलिए ना तो वह किसी को पहचानता है और ना ही उनके बारे में जानता है। यह सुनते ही किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह सभी शॉकिंग रिएक्शन के साथ हैरानी से एक दूसरे को देखते हुए बोले, व्हाट, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो एजे? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? तुम मजाक कर रहे हो ना? यह सुनते ही अक्षत रुद्र को अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए, क्या मुझे देखकर तुम्हें ऐसा लगता है रुद्र कि मैं कहीं से भी मजाक के मूड में हूँ? अगर ऐसा है तो अपनी आंखें खोलो और सच्चाई को देखो। अक्षत की बात पर कब अर्जुन बजाज थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोले, अगर ऐसी बात है अक्षत, तो तुम्हारी हरकतें सस्पाइसियस क्यों नहीं है? मतलब मैं खुद एक ब्रेन सर्जन हूँ, अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों पेशेंट देख चुका हूँ, पर तुम्हारी कंडीशन तो, चलो एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि तुम्हें कुछ याद नहीं, तो खुशी उसे तुम पर शक क्यों नहीं हो रहा? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यह सुन अक्षत होठों पर एक एटीट्यूड स्माइल लिए बोला, इसका मतलब यह है अर्जुन बजाज कि तुम सिर्फ अक्षत जिंदल को जानते हो, मेरी जान के दीवाने को नहीं। अगर जानते तो यह सवाल नहीं करते। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो मुझे मेरी जान के एहसासों से दूर रख सके, क्योंकि मेरी सिर्फ याददाश्त गई है, फीलिंग्स नहीं। मेरी जान मेरे दिमाग पर नहीं बल्कि दिल पर राज करती है। मेरा दिल आज भी वही है और उसकी धड़कन भी वही। और रही बात उसके साथ गुजारे हर लम्हे की, वह मुझे कैसे याद है, तो वह मैं किसी को बताना जरूरी नहीं समझता। अक्षत ने यहाँ अपनी सुपर नेचुरल पावर को जाहिर नहीं किया था। खैर, जो सच है वह सच है, मुझे सचमुच कुछ याद नहीं, इसीलिए अब तक मैं आप लोगों से अपनी सच्चाई छुपाई थी, लेकिन अब शायद इसकी ज़रूरत नहीं। इसीलिए मैंने अब तक तुम लोगों के साथ जैसा भी बिहेव किया वह नेचुरल है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। तो अब तुम हमसे क्या चाहते हो और हम पर यह सच्चाई जाहिर क्यों कर रहे हो? जब तुम्हें हम पर यकीन ही नहीं, तो फिर इन सब का कोई मतलब नहीं बनता एजे। तुम्हें उन जानवरों पर यकीन है पर हम पर नहीं, तो फिर शायद हमारा यहाँ रहना बेकार है। इतना कहकर रुद्र नाराजगी से वहाँ से जाने लगा, जब अक्षत बिना किसी एक्सप्रेशन उसे पीछे से आवाज़ देते हुए बोला, रुद्र, तुम्हारे भाई को तुम्हारी ज़रूरत है, क्या तुम बीच रास्ते में उसका साथ छोड़कर चले जाओगे? और यह सुनते ही रुद्र के चलते हुए कदम रुक गए। उसने एक झटके में पलटकर हैरानी से अक्षत की तरफ देखा। उसे सचमुच खुद अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या उसने अभी अभी अक्षत के मुंह से भाई शब्द सुना? और सिर्फ रुद्र ही नहीं,
बल्कि आसपास बैठे सभी लोग हैरान थे। सब अपना मुंह खोले अक्षत को देख रहे थे। जब अक्षत अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और रुद्र की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, तुम कब समझोगे रुद्र? कम से कम जानवरों के साथ तो अपना कंपैरिजन मत करो। तुम्हारी वह सुपर इरिटेटिंग वाइफ छिपकली ठीक कहती है, तुम पूरे के पूरे ढक्कन हो। यह सुनते ही जहाँ एक तरफ रुद्र का मुंह बन गया, उसने धीरे से इधर उधर देखा जहाँ सभी लोग अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। अब रुद्र को अक्षत पर गुस्सा आ रहा था। वह दांत पीसते हुए कुछ बोलने ही वाला था जब अक्षत मुस्कुराकर उसके गले लगते हुए बोला, ब्लैक डेविल को तुम पर यकीन नहीं है बेवकूफ़, पर तुम्हारे भाई को है। अक्षत के गले लगते ही रुद्र का गुस्सा एक पल में छूमंतर हो गया। उसे सचमुच आज झटके पर झटके लग रहे थे। अक्षत की वॉइस इतनी सॉफ्ट। रुद्र अभी इन बातों पर यकीन कर ही रहा था कि तभी अक्षत बाकी सभी की तरफ देखते हुए बोला, सबसे पहली बात तुम सभी का थैंक यू मेरी गैर हाजिरी में मेरी जान और मेरी फैमिली का ख्याल रखने के लिए, और दूसरी बात अपने किंग पर यकीन करने के लिए, उसके लिए हमेशा वफादार रहने के लिए। थैंक यू अर्जुन, थैंक यू कबीर, और तुम सभी को भी। अक्षत पास में बैठे हुए सभी लोगों को थैंक यू कह रहा था, जो शब्द उसके मुंह से निकलना लगभग इम्पॉसिबल था। सिवाय राजीव और एंथोनी सालों से अक्षत के लिए काम कर रहे थे, तो वहीं डॉक्टर अर्जुन बजाज और रुद्र उसके काफ़ी क्लोज फ्रेंड और कजिन ब्रदर भी थे। लेकिन आज तक उन्होंने अक्षत के मुंह से सॉरी या थैंक यू जैसे शब्द नहीं सुने थे। इसीलिए उन लोगों के कानों से लगभग धुआं निकल रहा था। और उन सभी के एक्सप्रेशन देख अक्षत अपने होठों पर एटीट्यूड स्माइल लिए बोला, यकीन नहीं हो रहा ना? मुझे खुद नहीं हो रहा कि मैं किसी को यह कहूँगा, पर यकीन कर लो यह सच है। खैर बातें बहुत हो गई, अब मुझे तुम लोगों के साथ कुछ स्पेशल डिस्कशन करनी है, तो अपने रिएक्शन को नॉर्मल करो, क्योंकि तुम लोगों का यह एक्सप्रेशन देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। खास तौर से तुम रुद्र, होश में आओ और अपनी सीट पर बैठो, समझे? इतना कहकर अक्षत अपनी जगह पर वापस बैठ गया, तो उसके चेहरे पर एटीट्यूड एक्सप्रेशन को देख रुद्र बेचारा दांत पीस कर दिल ही दिल में खुद से बोला, एक नंबर का खड़ूस है, थोड़ी सी खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती इसे मेरी। पता नहीं वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं इंडिया वापस आया था और इसके साथ रहने का डिसाइड किया था। वह घड़ी निकल चुकी है। रुद्र मातम मत मनाओ। यह सुनते ही रुद्र एक बार फिर हैरानी से अक्षत को देख रहा था। इसे कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या यह सचमुच इंसान की खाल में डेविल है? यह हर बार मेरे दिल की बात कैसे समझ जाता है? रुद्र अपने दिमाग पर जोर देता है, लेकिन फिर कुर्सी पर बैठ गया, जहाँ अक्षत उन सभी के सामने कुछ डॉक्यूमेंट करते हुए बोला, तुम लोगों को मालूम होगा जान पर कुछ दिनों से हमले हो रहे हैं। कोई है जो उसे मारना चाहता है। हाँ, लेकिन अब तक हमें उसका कुछ पता नहीं चला। इससे पहले सिवाय आगे कुछ कहता, इटालियन माफिया और पॉलिटिकल लीडर एंटोनियो डी कोस्टा, जो इस वक्त विवान खन्ना का सुपर माफिया वर्ल्ड का एक स्ट्रॉन्ग लीडर, उसने ही जान की जान लेने के लिए साफ शूटर हायर किए हैं। वजह विवान खन्ना की जान की वजह से डिस्ट्रैक्शन, और अब उसकी ज़िंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कहते हुए अक्षत के चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन थे, जिसे सुनकर पहले तो सभी लोग हैरान हुए, लेकिन फिर गुस्से से दांत पीसते हुए अपने हाथों की मुट्ठी कस लेते हैं। ठीक है, उसकी तबाही का वक्त आ चुका है, और साथ में विवान खन्ना का भी। दोनों ने नाक में दम कर रखा है, कहकर रुद्र आग बबूला होने लगा था। कुछ ही देर में वह लोग अपनी प्लानिंग डिस्कस करते हैं। अक्षत सर्जन अर्जुन बजाज से एक बार फिर थैंक्स कहकर उन्हें वापस उनकी जिम्मेदारियों से आज़ाद करता है, तो अर्जुन बजाज भी उसकी थैंक यू को एक्सेप्ट करते हुए दोस्ती का फ़र्ज निभाने का हवाला देकर उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से जा चुके थे। तो वहीं कबीर कपूर भी मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, तो क्या मैं भी जा सकता हूँ? वह क्या है ना, बड़े भैया के डर से मुझे जल्दी जल्दी अपना रोमांस अधूरा छोड़कर ही आना पड़ा। लेकिन शायद आप लोग नहीं जानते, पर मैं अपनी माई लव से 2 मिनट भी दूर नहीं रह सकता। मुझे उसकी बहुत याद आती है। प्लीज़ मुझे भी जाने दो ना। वैसे भी आप तो वापस आ चुके हो, तो अब मेरा यहाँ क्या काम? आखिर एक दीवाने की प्रॉब्लम दीवाना ही तो समझ सकता है ना, है ना, है ना? कबीर को बच्चों की तरह एक्ट करते हुए देखकर जहाँ एक तरफ आसपास खड़े लोग हैरान थे, तो वहीं अक्षत होठों पर एटीट्यूड स्माइल लिए बोला, ठीक है, जाओ, एंड थैंक यू कबीर। सच? ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं एक बार खुशी दी से मिलना चाहूँगा। इतना कहकर कबीर कपूर बाहर की तरफ भागा। जब उसकी बात सुनते ही अक्षत के चेहरे के एक्सप्रेशन कठोर हो गए और वह एकदम से धाड़ उठा, कबीर कपूर।